ईपीएफओ 2020 के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर, स्पेसिफिक करंट अफेयर फॉर ईपीएफओ एग्जामिनेशन 2020, लेबर रिफॉर्म्स, लेबर कोड अभी आए हैं और हमने अभी तक पहले 3 पार्ट कर लिए। ये पार्ट नंबर 4 है। पहले वाले में वेजेस वाला हमने पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, और अब पढ़ रहे हैं हम अभी पढ़ेंगे तो हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। और उससे पहले जो पार्ट 3 था वो था आपका जो है सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा। ठीक, ये पूरा जो वीडियो लेक्चर है, जो पूरा हमारा ये वाला पीडीएफ है, पीपीटी है, ये सब कुछ जो है आपका बाइलिंगुअल है और सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ टेस्ट सीरीज ईपीएफओ हो चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो 2021 के लिए या फिर ईपीएफओ 2020 के लिए पूरा हमारा टेस्ट पेड ग्रुप चल रहा है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 969606068089 पर कॉल करके। ठीक, तो जल्दी चालू कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। अब ये कोड जो है क्या कहता है, ये कोड कौन से 3 कानूनों को जो है इसमें क्या किया गया, एमलगेट किया गया है और ये एक कोड बनाया गया है। एक तो आपका जो है वो है ट्रेड यूनियन एक्ट है, ठीक, 1926 वाला। दूसरा कौन सा आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने बताया भी था क्विक रिवीजन सीरीज वाली, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाके देखिए उसको। ठीक, 3 पार्ट की है खाली। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, ठीक, इनके ईयर भी बता रहा हूं, हो सकता है क्रोनोलॉजी पूछ ले। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये तो याद रहेगा ना। ठीक है, इन तीनों एक्ट को मिलाकर कोड बनाया गया और कुछ कुछ चीजें जो है जो ओवरलैपिंग थी उसको हटा दी, कुछ नई चीजें भी लाई गई हैं। नई चीजें जो आई हैं उन पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे क्योंकि बेसिक वाले तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को क्विक रिवीजन सीरीज में लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले में बता दिया है। ठीक, अब यहां पे ये क्या करते हैं भाई साहब, औद्योगिक संबंधों पर संहिता जो आपके कोड आया है, कार्यकारी परिस्थितियां, छटनी और छटनी मतलब रिट्रेंचमेंट, अस्थायी छटनी यानी कि ले ऑफ, ठीक, विवाद समाधान को नियंत्रित करती है, जो भी विवाद हो रहे हैं उनका रेजोल्यूशन करता है और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स भी न्यायाधिकरण भी बनाता है, औद्योगिक न्यायाधिकरण भी स्थापित करता है ये वाला कोड। ठीक, अब यहां पे इन्होंने क्या है कि स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने आप लोग को उस सीरीज में बताया था, फिर बता दे रहा हूं, ये रूल्स ऑफ कंडक्ट है फॉर वर्कर्स, मतलब एम्प्लॉयर बताता है कि भाई ये सब चीजें हैं, पहले सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर देता है कि इतने टाइम आना होगा, इतने टाइम है, ये चीज करोगे तो ये है, ये चीज नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स, कंडक्ट कैसे क्या करना है, सब कुछ बता देगा। और ताकि जो है अगर आप उसका कोई उल्लंघन करते हो या फिर एम्प्लॉयर कोई उल्लंघन करता है तो दोनों तरफ से ही कोई भी जो है जा सकता है ट्रिब्यूनल में या फिर कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये चीजें पहले बतानी पड़ती थी। 100 श्रमिक जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं, अगर किसी एक उसमें जितने में भी 100 श्रमिक हैं या उससे ज्यादा है तब आपको बताना पड़ता था, रूल्स ऑफ कंडक्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बताना पड़ता था। लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 300 कर दिया, मतलब 300 के जो नीचे वाले जो एस्टेब्लिशमेंट होंगे वहां पे आपको स्टैंडिंग ऑर्डर बताना जरूरी नहीं है। ठीक, इस पे अब देखिए जो भी चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं मैं सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से यहां पे बता रहा हूं। इसमें क्या है कि अब राय देखिए कई तरीके की है, कुछ लोग बोल रहे हैं प्लस, कोई इसका निगेटिव बता रहा है, उसमें अभी हमें नहीं जाना है एनालिसिस में कि मतलब मेंस के हिसाब से कि वो सही है कि गलत है। हमें ये समझना है कि अभी किया क्या गया है और यही प्रीलिम्स में आपके लिए जरूरी है। अच्छा, जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर एक बनी थी, ठीक, इसने रिपोर्ट में भी जो है 300 मतलब ये हाइक करने के लिए 100 से 300 करने के लिए इन्होंने भी एडवाइस किया था, सजेस्ट किया था। और उन्होंने कहा था कुछ स्टेट जैसे कि राजस्थान इन्होंने ऑलरेडी कर भी दिया है और वहां ठीक ठाक चल रहा है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आप भी करिए। ठीक, आपका स्टैंडिंग कमिटी, यहां पे ध्यान रखिएगा स्टैंडिंग कमिटी की बात हो रही है। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमिटी होती है, दूसरी कौन सी होती है, एडहॉक कमिटी होती है ना। तो लेबर से रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी थी, ठीक है, इंटरलिंक करके पढ़िए। उसी के साथ साथ अब इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं आपके स्ट्राइक प्रोविजन में, यानी धरना प्रावधान में भी कुछ बदलाव किए गए हैं इस कोड में। अब इन्होंने यहां पे क्या किया है, कुछ नए कंडीशन लगा दिए हैं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो राइट है वर्कर्स का स्ट्राइक करने के लिए। कुछ नई कंडीशन, पहले मान लीजिए ए बी सी कुछ कंडीशन थी, एक डी और ले आए हैं कि आप लोग कब धरना प्रदर्शन कर सकते हो कि नहीं, इस पर नई कंडीशन आ गई। और एक चीज यहीं पे आप लोग से क्वेश्चन है कि जो राइट टू स्ट्राइक है, राइट टू स्ट्राइक जो है आपका ये श्रमिकों का, वर्कर्स का, कर्मचारियों का, क्या ये फंडामेंटल राइट है
क्या ये फंडामेंटल राइट है कि ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है? ठीक, फंडामेंटल राइट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आप उसको मान सकते हो क्वेश्चन में, या फिर ये स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब कि किस पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया उसके अंतर्गत ये लॉ के अंतर्गत ये राइट दिया गया, आप लोग को बताना है। ठीक, वैसे चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि फंडामेंटल राइट किस चीज का है। फंडामेंटल राइट किस चीज का है? अंडर आर्टिकल, चलिए एक हिंट देता हूं, अंडर आर्टिकल 19। ठीक, अब यहां पे क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है, मतलब सारी यूनिट में जहां पर भी आप स्ट्राइक के जाना चाहते हो, तो मान लीजिए आज तारीख है 26 नवंबर 2020 जब मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक, आज से 2 महीने बाद तक, 2 महीने का आपको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्ट्राइक करनी है। ये पहला वो हो गया। ठीक है, पहला ये है कि आज जब भी करना है तो 2 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस 2 महीने बाद हम भैया स्ट्राइक करने वाले हैं। या फिर आपने स्ट्राइक नोटिस दे दी है, नोटिस दे दी आपने आज, तो उस नोटिस के 2 हफ्ते के अंदर आप किसी भी हालत में, आज आपने नोटिस दी तो उसके आप आज से 2 हफ्ते तक किसी भी हालत में आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। एक ये भी प्रावधान है। ठीक, तीसरा प्रावधान यह है कि आप जब तक आपने ये नोटिस दी थी माई फला फला तारीख को, मान लीजिए 26 जनवरी को आपने कहा था कि मैं स्ट्राइक करूंगा, उससे पहले नोटिस में आपने बोला था। ठीक, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन बता रहा हूं। ठीक, अगर आपने 26 जनवरी बोला था तो उससे इससे पहले आप नहीं कर सकते हैं स्ट्राइक। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसके अलावा जो है इन्होंने ये भी कहा है, तो ये तो नोटिस से रिलेटेड, और ये सब में बोला गया है, सभी यूनिट्स में, नो यूनिट शैल गो ऑन स्ट्राइक विदाउट गिविंग नोटिस। ये नोटिस वाले हो गए। अब यहां पे एक और कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण के सामने कोई केस चल रहा है, तब भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। और जब ये ट्रिब्यूनल अपना जो है आदेश, वो जो है अपना जजमेंट दे देगा, उसके 60 दिन के बाद तक भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। समझ में आ गई ना बात? जब केस चल रहा है, केस का रिजल्ट कुछ डिसीजन आया, उसके भी 60 दिन बाद तक आप नहीं कर सकते स्ट्राइक। ये नए वाले प्रावधान में बताया गया। इसे ही कुछ स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, तो समझ लेना। अच्छा, इसी तरह के प्रतिबंध नियोक्ता पर भी, यानी कि एम्प्लॉयर पर भी लगाए गए हैं जब वो लॉकआउट घोषित करता है, अनाउंस करता है। तो अब एक चीज समझ लो, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या जो एम्प्लॉइज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, क्या वो लॉकआउट को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लॉकआउट कौन बोलता है? एम्प्लॉयर बोलता है। और स्ट्राइक कौन करता है? वो एम्प्लॉइज करते हैं। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है मैं भी अपने टेस्ट सीरीज में पूछूं, तो अगर जिसने देखा हो तो आसानी से कर लेगा। हो सकता है यूपीएससी भी पूछे, तब भी आप आसानी से कर लोगे। ठीक, अब यहां पे ये आगे और ये कहना चाहता है कि एप्लीकेबिलिटी, फर्दर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द required notice period and other condition for a legal strike have been expanded to cover all industrial, मतलब अब यही चीज है, सारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे रिलायंस हो, जिनके पास भी एस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल छोटे हो बड़े, सब पर ये लागू होगा। ठीक, लेकिन यहां पे एक जो है, अब इसका भी क्रिटिसिज्म है लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। यहां पे ये कहा गया जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर बनाई गई थी, ठीक, पार्लियामेंट में, उसने कहा था कि ये जो आप ये बना रहे हो, स्ट्राइक वाली जो कंडीशन आप नहीं ला रहे हो, ये सब पे मत लाओ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं। ठीक, हमारे पास एक एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है ना, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 19 कब का है ये एक्ट? 1968 है ना। उसमें जो पब्लिक यूटिलिटी वाली सर्विसेज हैं, जैसे कि वाटर हो गया, जिसके बिना मतलब नॉर्मल कम्युनिटी की लिविंग नहीं चल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, टेलीफोन, ये सब जो है इनके अलावा मत लगाओ। ठीक है, लेकिन सरकार ने यहां पे क्या किया इस कोड के जरिए कि हर इंडस्ट्री पे ये चीज लगा दी है कि स्ट्राइक कोई ना कर पाए। अब ये सही है कि गलत है, ये लोग आप लोग खुद अपने हिसाब से बता सकते हो। लेकिन यहां पे जो स्टैंडिंग कमिटी, अब ऐसे ही लिखना होता है एग्जाम में भी कि भाई अगर मेंस के एग्जाम में, वैसे तो प्रीलिम्स के लिए यहां पे ये फोकस है पूरा, कि जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर थी उसने ये मना किया था कि एक्सपेंड मत करो सारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे, खाली जो एसेंशियल सर्विस से रिलेटेड जो पब्लिक यूटिलिटी वाली सर्विस है, जैसे कि पानी, बिजली, नेचुरल गैस, टेलीफोन, इन पर बस लगाओ आप। ठीक है, समझ में आई बात? ये है।
अब इसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां पे वर्कर का री स्किलिंग फंड बनाने की बात कही गई है इस कोड के अंतर्गत। इसमें क्या है भाई, री स्किलिंग किसकी करोगे? अब कोई जैसे एक अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉय। अब ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं कि यहां पे कोड में है, लेकिन जो इसके पीछे का इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यह है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। वो क्या है कि किसी जिसको बोलते हैं संरचनात्मक जो है बेरोजगारी। उसमें क्या है, मान लीजिए किसी को कंप्यूटर नहीं आता है और जॉब जो है कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट, कंप्यूटर के स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो क्या हुआ यहां पे उसकी स्किल्स नहीं है कंप्यूटर की जॉब के लिए, तो वो बेरोजगार हो जाएगा। तो अब यहां पे अगर किसी को जो एम्प्लॉयर है उसको हटा रहा है, ठीक, हटा रहा है, निकाल रहा है, तो यहां पे क्या करना होगा, एक री स्किलिंग फंड बनाया जाएगा। ऐसा आईआर कोड में बताया गया है, वर्कर री स्किलिंग फंड। उसमें जो भी लोग जिनकी भी छटनी हो गई उनकी ट्रेनिंग करी जाएगी, ठीक, प्रशिक्षण किया जाएगा उनको। सेवानिवृत्त यानी या फिर छटनी जिनकी हो गई श्रमिकों की, उनकी प्रशिक्षण के लिए कर्मचारी पुनः कौशल निधि की स्थापना करने के लिए बोला गया है इसमें। और इसमें यह कहा गया है कि इस फंड में कितना पैसा डाला जाएगा। जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, वो 15 दिन का, मतलब जब मान लीजिए आज निकाला गया तो पिछले महीने के या फिर पिछले 15 दिन का जितना भी उसका वेतन था, वेजेस थे, उतना पैसा जो है रीस्किलिंग फंड में एम्प्लॉयर डालेगा। उसको रिट्रेंच कर रहा है, छटनी कर रहा है, तो वो एम्प्लॉयर डालेगा, ठीक है, जो भी उसने लास्ट 15 दिन में इमीडिएट, मतलब आज निकाला गया, आज से 15 दिन के बीच में, ठीक। और इसमें थोड़ा सा और यहां पे एक विवादास्पद जो है बात है। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है, इस कोड में लिखा होगा कि गवर्नमेंट ये बताएगी कि बाकी और जो फंड जो इसके अंदर आना है वो अदर सोर्सेस से आएगा। अब ये अदर सोर्सेस को गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। अब ये क्या है, इसको डिफाइन नहीं किया गया था, तो इस पे भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इस कोड का हो रहा था, ठीक। अब यहां पे जो है मैकेनिज्म जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी रखा गया है। विवाद समाधान के लिए भी कुछ मैकेनिज्म बनाए गए हैं। एक तो आपकी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई जाएगी, यानी कि शिकायत निवारण समिति बनाई जाएगी, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी हर वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 20 या 20 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं, वहां पर एक या एक से ज्यादा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई जाएगी, जो कि रेजोल्यूशन देगी डिस्प्यूट का। डिस्प्यूट हो जाते हैं भाई, होते हैं जो इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस कि भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मुझे सैलरी नहीं मिल रही, मुझे वेतन नहीं मिल रहा है, मेरे अधिकार नहीं हो रहे हैं, मेरा जो है हेल्थ के यहाँ कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं, मेरे साथ ये हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी डिस्प्यूट हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो उसको देखने के लिए कौन है, जहां पे भी 20, जितनी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहां पे 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पे एक या उससे ज्यादा कमेटियां, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटियां बनाई जाएंगी। अच्छा, इस कमेटी में रहेंगे कौन? अब देखिए यहां पे इक्वल नंबर होगा। अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 इस कमेटी के अंदर लोग हैं, तो एम्प्लॉयर के भी 5 और वर्कर के भी 5 लोग होंगे। 15 मतलब 20 है मान लीजिए, तो वहां पे 10-10 का बंटवारा होगा, इक्वल रहेंगे। तो हमेशा ही अगर इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया इक्वल रहेगा, तो इसमें बताइए कि क्या कभी ये आप देखिए सीसैट या उस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इस कमेटी में कभी ऑड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब 15 मेंबर्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। ये लॉजिक की बात है, ये समझ की बात है, ये वहां लिखा नहीं होगा, लेकिन आपकी जो समझ बन रही है वो वाली चीज है, ठीक। अब यहां पे कंसिलिएशन ऑफिसर्स की बात कही गई है, सुलह अधिकारी की, और इस कोड में कहा जाता है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा कंसिलिएशन ऑफिसर, जिनकी ड्यूटी होगी मध्यस्थता करने की या फिर निपटारा करने की, सेटलमेंट करने की, जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहे हैं। अब आप कहोगे ट्रिब्यूनल भी है, तो इसकी क्या जरूरत है? ये पहले का फेज है, ठीक। ट्रिब्यूनल में जाने से पहले आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा है। यहां पे कंसिलिएशन पहले कर लो, फिर भी लोग ना माने, बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं हम तो अपना डिस्प्यूट हमारा नहीं सॉल्व हो रहा, तो वहां पे ट्रिब्यूनल में चले जाओ। अच्छा, कंसिलिएशन ऑफिसर जो है वो किसी एक निर्दिष्ट क्षेत्र यानी कि स्पेसिफाइड एरिया के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी स्पेसिफाइड एरिया में कुछ इंडस्ट्रीज, स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए कोई क्रूड ऑयल कंपनी इंडस्ट्रीज है, उन्हीं से रिलेटेड हो सकता है। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन किसी एक एरिया में, दूसरी कंडीशन किसी एक एरिया में कुछ एक, मतलब एक टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी भी जगह पे 1 और मोर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज के लिए भी हो सकता है, ठीक।
एरिया बेसिस भी हो सकता है, किसी एरिया में इंडस्ट्री बेसिस पे भी हो सकता है, या फिर सिर्फ इंडस्ट्री बेसिस पे भी कंसिलिएशन ऑफिसर बनाए जा सकते हैं, अपॉइंट किए सकते हैं। मे बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात कर लेते हैं, औद्योगिक न्यायाधिकरण। अब यहां पे ये कोर्ट आपका ये कहता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो या तो एक या एक से ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाएगा जो कि एडजुडिकेशन यानी कि औद्योगिक विवादों के न्यायिक निर्णय लेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए। अब ये ट्रिब्यूनल से पहले वाला कंसिलिएशन वाला हो गया फेज, उसके बाद भी अगर नहीं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो रहा है तो आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में आओ, और गवर्नमेंट जो है के पास पावर है कि वो एक या फिर एक से ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बना सकती है, ठीक। और हर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में 2 मेंबर होंगे, जिसमें से एक मेंबर जुडिशियल यानी कि न्यायिक सदस्य होगा और दूसरा प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सदस्य होगा, ठीक। सिंपल है। अब इसी तरीके से आखिरी ये मतलब अपना जो होगा वो जो नेशनल लेवल पे होगा, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होगा, उसमें क्या है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी एक या एक से ज्यादा नेशनल वही चीज जो एडजुडिकेट करेगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, और ये डील करेगी किस तरीके के डिस्प्यूट से जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों, ठीक है। अगर यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का अगर प्रीलिम्स का आपने देखा होगा सिलेबस, तो उसमें लिखा हुआ है करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो उसी तरीके से जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के डिस्प्यूट्स हैं और या फिर जो भी ऐसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैं जो एक या एक से ज्यादा स्टेट्स में है, मतलब उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, जैसे टाटा बिरला बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, तो उनके भी कौन निपटारा करेगा, उनके डिस्प्यूट्स का कौन निवारण करेगा, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल करेगा। और यहां पे भी वही सेम चीज, 2 मेंबर होंगे, एक जुडिशियल मेंबर होगा, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पार्ट 4 जो है जो आपका है पूरा 4 कोड को कवर कर देता है। और उसके बाद अब ये करंट अफेयर बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो तो मैं सीरीज लाता रहूंगा। अब क्या होने वाला है कि अब जो है आपका इंडस्ट्रियल लेबर लॉ से संबंधित जो हमारा जो पेड ग्रुप में ऑलरेडी पीडीएफ दी जा चुकी है पूरी स्टडी मटेरियल की, इससे रिलेटेड, इस वाले पॉइंट से रिलेटेड, उसका जो डिटेल जो पीडीएफ है उसका डिटेल्ड बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो की सीरीज अब आपकी चालू हो जाएगी और वो पूरी यहां पे आएगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, एक एक चीज आपकी यहां पे पूरी करा दी जाएगी, ठीक। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आप लोग फिर से मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि यूपीएससी 2021 का जो सिविल सर्विसेज का भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है और ईपीएफओ का तो चल ही रहा है 2020 वाला, तो इन दोनों में आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।